हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्यास नीट एकेडमी। आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस। आज का जो टॉपिक है वो हम उसका फर्दर स्टेप जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है किसके बीच में होता है, ग्लाइकोलिसिस और आपकी नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल के बीच में जो स्टेप होता है उसको इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड साथ में हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस है, इंटरमीडिएट स्टेप है, जो क्रेब्स साइकिल है, आपको याद होगा वो सारा ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। यही अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तब क्या होगा आपके ग्लूकोज का, तो हम उसकी बात करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेस क्लास। आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था? ग्लूकोज में दो मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल एटीपी बनते हैं एंड दो मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच बनते हैं। वो दो मॉलिक्यूल एनएडीएच के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएंगे और वो वहां जाके आपके क्या बनाएंगे, आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाएंगे, क्योंकि एक एनएडीएच दो एटीपी 3 एटीपी बनाता है सॉरी, और दो एनएडीएच 6 एटीपी बनाएंगे। तो अब मेरे पास क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस से मुझे पायरुविक एसिड मिल गया। आई हैव ऑब्टेन्ड पायरुविक एसिड। तो नॉर्मल अंडर एरोबिक कंडीशन जो पायरुविक एसिड होता है ना, आप इसमें देखोगे एक कार्बन है जो CH3 है, दूसरे पे आपका कीटोन लगा हुआ है और तीसरे पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, तभी इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब क्या होगा, ये इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगा। जब CO2 बाहर निकल जाएगा ये बच जाएगा CH3CO। ये CH3CO जाके एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए आएगा और वो इससे बाउंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, अगर आप देखोगे इस कंपाउंड को हम एसिटाइल बोलते हैं और इसके आगे कोएंजाइम ए लग जाएगा तो इसे कहा जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। क्या हुआ, इसमें CO2 बाहर निकला। CO2 बाहर निकलने को मैं बोल सकती हूँ डी कार्बोक्सिलेज। डी मतलब बाहर निकलना, कार्बोक्सिलेज CO2 का बाहर निकलना इस डी कार्बोक्सिलेज। किस में से निकल रहा है? पायरुविक एसिड में से। तो मैं इस एंजाइम को बोल सकती हूँ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे ये बड़ा सा ये सारा जो कंपाउंड है ना यहां तक, दिस इज माय कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर है और ये मेरा एसिटाइल ग्रुप है इस साइड पे। बट जस्ट रिमेंबर हमें इतना सारा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हम एसिटाइल लिखेंगे साथ में कोएंजाइम ए लिख देंगे। इसमें एक तो CO2 बाहर निकला, दूसरा क्या होता है इसमें NAD से NADH की फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट आई कैन से, NAD से NADH बनेगा। अब थोड़ा सा याद करो, NAD से NADH बना, इसने हाइड्रोजन को गेन करा, तो क्या इसने हाइड्रोजन को लॉस करा होगा? ऑब्वियसली इसने हाइड्रोजन को लॉस किया होगा। तो इसमें से क्या हुआ होगा, हाइड्रोजन लॉस हुआ होगा, मतलब डीहाइड्रोजिनेज। और किस में से लॉस हुआ? पाइरुवेट में से। तो इस एंजाइम को मैं पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज भी कह सकती हूँ, मैं इसको पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी कह सकती हूँ। क्या होगा, कोएंजाइम भी अंदर आएगा, CO2 एक बाहर निकलेगा, NADH बाहर निकलेगा। तो दिस इज माय इंटरमीडिएट स्टेप। और अब जो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम में बना है ना, ये जाएगा मेरे क्रेब्स साइकिल में। तो अब क्या याद करने वाली बात है, ये आपका अगर आपको याद हो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा, 6 CO2 और 6 वाटर बनेंगे। अभी जो हमारा पहले आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था, लेकिन अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो हम एक वाटर मॉलिक्यूल डालेंगे भी, तो उस वाटर को भूल जाओ, वो अभी बना नहीं है, वो लास्ट में बनेगा वो वाटर। लेकिन यहां पर एक CO2 बाहर निकल गया, एक ग्लूकोज से दो पाइरुवेट, दो पाइरुवेट से दो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कहना है से यहां पर आपके दो CO2 निकल गए। तो आपके एक ग्लूकोज से दो CO2 इस लेवल पे निकल चुके हैं, 4 बचे हुए CO2 हमारे क्रेब्स साइकिल में जाएंगे। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर हम इसकी एनर्जेटिक्स देखें तो इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लगा, क्या यहाँ कोई एटीपी बन रहा है? नहीं बन रहा।
क्या यहाँ पे कोई NADH बन रहा है? बन रहा है, 2 NADH, क्योंकि 2 पायरुवेट है, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 आपके NADH। 2 NADH जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाएंगे तो वो आपके टोटल 6 ATP फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हमारा अगले ATP की बात हो गई। क्या इसमें कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ? नहीं हुआ, याद रखना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहां पर होता है? अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलिसिस मैंने पढ़ाया था साइटोप्लाज्म में होता है। अब एक आपका सेल है, सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। इसको आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसके बीच की स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। ठीक है, तो आपका जो ग्लाइकोलिसिस था वो इधर साइटोप्लाज्म में हुआ। ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है, और इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है ना, उसमें फोल्ड्स होते हैं, तो इस लेयर को हम क्रिस्टे भी कहते हैं। ये हम सेल साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, इसको क्रिस्टे भी कहा जाता है, याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप इंटरमीडिएट स्टेप सबको क्लियर हो गया, क्या होता है, क्या उसमें बनता है, कितना क्या बन रहा है, सब चीजें हमने पढ़ ली, कहाँ होता है ये भी पढ़ लिया। अब हमारी बात आती है कि अगर मेरा सपोज ये तो तब बात हुई जब एरोबिक रेस्पिरेशन है, जब ऑक्सीजन होगी, लेकिन हम ह्यूमन की बॉडीज में भी क्या होता है, जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मसल के अंदर इतनी, जितना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उससे एनर्जी आएगी, बट इतना तेज से सप्लाई नहीं हो पाती, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस से आपका पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड। अब क्या चीज याद रखनी है, हमारे पास CH3COCOH है, पायरुविक एसिड, इसमें है कीटोन ग्रुप। लैक्टिक एसिड में ये जो कीटोन ग्रुप है ना, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखो CH3COH और COH, तो थोड़ा सा सोचो, बताया था ना मैंने, अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ कीटोन से उल्टा आ गया, अल्कोहल बना, तो क्या ये रिडक्शन हुआ? हाँ, ये रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन में आपका गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन में तो डिहाइड्रोजिनेस नहीं लिखेंगे ना, लेकिन अगर हम डिहाइड्रोजिनेस लिखेंगे तो इधर से इधर रिडक्शन हुआ, तो इधर से इधर तो ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या समझाया था, यहां वाला नाम लिख के लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस लगाएंगे, और यहां रिडक्शन हुआ तो कोई और चीज को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, तो क्या मेरा NADH प्लस H प्लस NAD फॉर्मेशन करेगा, इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, और हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका एंजाइम का नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि लैक्टेट में से हाइड्रोजन गया, लेकिन पायरुवेट में तो हाइड्रोजन आया था, इसलिए हमने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस नहीं लिखा, ये चीज याद रखना। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस आपका इन्वॉल्व है इंटरमीडिएट स्टेप में, लेकिन जो आपकी फर्मेंटेशन होती है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, से टू बी मोर प्रिसाइज, इट इज एनारोबिक जो आपका हो रहा है यहां पर, या फर्मेंटेशन इसको कहते हैं, इसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट बने, तो 2 लैक्टेट बने, उसमें NADH 2 यूटिलाइज हो गए, तो कहना है ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बने थे, 2 NADH बने थे, और यहां पे 2 NADH यूटिलाइज हो गए, तो क्या मेरा एनारोबिक कंडीशन में या फर्मेंटेशन में 2 NADH यूटिलाइज हो गए, तो कहना है नेट कितनी एनर्जी बन रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP की, जो 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में बने थे वो यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, है ना, समझ आता है हमें।
अब दूसरा केस है इथेनॉल का। ये ह्यूमन की बॉडी में नहीं होता, ये जैसे वाइन वगैरह बनती है ना, उसको भी इसी से बनाया जाता है, ग्रेप्स वगैरह से हम लोग वाइन बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर ये CO2 लॉस होगा, तो एक CO2 बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये कीटोन ग्रुप था, ये आपका अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलरली इसके अंदर भी क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो यहां पर NADH से NAD बनेगा और आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो फिर से एंजाइम हमारा यहां से नाम दिया जाएगा, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। या फिर इसमें पायरुवेट में से CO2 बाहर निकला तो इसको पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज भी कह सकते हैं। बट मेनली इसका काम अल्कोहल, क्योंकि इथेनॉल अल्कोहल है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो जो अल्कोहल बनता है उसमें भी हमारे नेट ATP 2 ही बनेंगे। आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देख लो, ये फर्मेंटेशन के अंदर 6 ATP का लॉस हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस प्लस फर्मेंटेशन मिलाकर नेट आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनेंगे, विच इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई NADH कोई FADH2 बना ही नहीं, तो कहां से होगी आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नहीं होगी। So this is the energetics of fermentation. And what are our key takeaway points? In fermentation, there is a net production of 2 ATP only. Correct. In the intermediate step, one pyruvate get converted into acetyl coenzyme A and production of 1 NADH. बट ये 1 पायरुवेट की बात है, ऐसे ही 2 पायरुवेट से डबल NADH बनेगा। यहां तक आई होप सबको समझ आ गया हो। अब एक पॉइंट और बताती हूँ, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमारी मसल्स वगैरह में पेन होने लगता है। वो जो पेन है ना, उसका रीजन ही वो जो लैक्टेट बनता है ना, जो हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड बना, वो आपको थोड़ा पेन कॉज करता है। तो जो पेन होती है ना, पेन वाली सेंसेशन, वो लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से ही होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और तब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।